दरभंगा से बाहर ही रहते हैं। मुकेश सहनी के पिता जो थे वो अकेले रह रहे थे। बातें ये उठी कि जो उनके पिता हैं उनके साथ चाकू तमाम जो घटक दल हैं उनको इस पर विमर्श करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर बुलेटिन जारी करते हैं कि बिहार में आज यहाँ पर हत्या हो गया, आज शेखपुरा में। सोचना नीतीश कुमार को है कि वो क्या करेंगे, क्या वो नियम कानून फिर से वही बनाएंगे, नियम कानून जिस नियम कानून पर 2005 के बाद से सरकार जो थी वो जदयू की या फिर एनडीए गठबंधन की हत्या हुई है। मुकेश सहनी के साथ एयरपोर्ट से निकलते साथ चले जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में उनके साथ तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मछली और के माने तो 5 बजे सुबह में ये टीम पहुंची थी और रेड को लेकर स्थानीय प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा ईडी की टीम उनके पटना और पुणे आवास पर भी सुबह में रेड करने पहुंची और ये भी चर्चा है कि पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। ये रातों रात है। रातों रात में हम चर्चा करते हैं कि बीते दिन हुई गतिविधियों पर, जिस पे आज भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी रहेगी। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रत्नेश पांडे। पहला जो मुद्दा है उस पे हम बात करेंगे, सहनी के साथ ये क्या हो गया। देखिए वेद, कल की बात है जब सुबह सवेरे हम मोबाइल फ़ोन उठा रहे थे, टीवी खोल के जब बैठे हुए थे तो एक खबर चल रही थी टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे, कि मुकेश सहनी जिनके पिता हैं उनकी हत्या कर दी गई है। सुबह सवेरे ये खबर जैसे ही आनी शुरू होती है, बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज होती हैं। हर तरफ लोग ये चर्चा करने लगते हैं कि बिहार में जो जंगल राज की बात कही जाती थी, जो एक तमका लगा हुआ था आरजेडी पर महागठबंधन के सरकार में, क्या ये जंगल राज एनडीए गठबंधन के सरकार में भी आ गया है। कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो बिहार में सेफ नहीं है। मुकेश सहनी के पिता दरभंगा में, जहाँ पे उनका गांव है, पैतृक आवास है, वहाँ पर वो अकेले ही रहते थे। और मुकेश सहनी भी आपको पता है कि वो मुंबई में रहते हैं। उनका फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा काम चलते रहता है। फिल्म के जितने सारे सेट बनाए जाते हैं उन पे उनका काम चलता है। तो मुकेश सहनी मुंबई रहते हैं, उनका पूरा परिवार मुंबई ही रहता है। उनके एक और भाई हैं, वो भी मतलब दरभंगा से बाहर ही रहते हैं। मुकेश सहनी के पिता जो थे वो अकेले रह रहे थे। बातें ये उठी कि जो उनके पिता हैं उनके साथ चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। कुछ अपराधी तबके के लोग पहुंचते हैं। ये रात के अंधेरे में सब कुछ किया गया होता है। रात के अंधेरे में जब पुलिस वहां जांच करने पहुंचती है तो ये पता चलता है कि 3 खाली गिलास वहां पर मिले हैं। वो खाली गिलास का क्या मतलब है, एक बड़ा सा बक्सा पीछे मिला है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चोरी करने के लिए आए थे। चोरी करने के साथ साथ कई लोगों के ये भी चर्चाएं हैं कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। पहले से ये प्लानिंग सब कुछ चल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक इतने बड़े राजनेता के पिता की हत्या हो जाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाता है कि वाकई में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थितियां कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही हैं। नीतीश कुमार को या फिर एनडीए गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनको इस पर विमर्श करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर बुलेटिन जारी करते हैं कि बिहार में आज यहाँ पर हत्या हो गया, आज शेखपुरा में इतने लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सब्जी खरीदने जा रहे हैं इस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं वो सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते थे पूर्व से ही। अब इतने बड़े राजनेता के पिता की हत्या होना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की विफलता है, बिहार पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। आखिरकार अपराधी, मतलब अब कहने के लिए तो ये भी कहा जाए कि हत्याएं कहाँ नहीं होती हैं। कल आप ही बात कर रहे थे, नीरज कुमार जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो सकता है तो भाई ये सब तो नॉर्मल बात है बिहार में। तो बिहार में कंट्रोल तो किया जा सकता है ना अपराधियों को, मतलब क्यों, मतलब इतने खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थितियां बननी चाहिए, कोई कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि अपराधी मतलब थर थर कांपे। 2005 की बात है जब नीतीश कुमार आए थे बिहार में, जंगल राज का एक तमका लगा हुआ था बिहार में।
हमने देखा नहीं, हमने सुना है, जी। क्योंकि उस समय हम बहुत छोटे थे, नहीं जानकारी थी बहुत सारी चीज़ों पर। हमने सुना है, समझने की कोशिश की है कि 2005 में नीतीश कुमार जब आए थे तब लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत था कि अपराधी थर थर कांपते थे। जी। बड़े अधिकारियों को ये दे दिया गया था छूट कि आपको अपराधी को तुरंत पकड़ना है, कड़े एक्शन होने जी। चाहिए। तो वो क्यों ऐसे, नीतीश कुमार का एक रहा है कि सुशासन बाबू है, तो सुशासन बाबू के राज में ऐसा क्यों हो रहा है, जी। ये सोचना चाहिए। एनडीए गठबंधन के नेताओं को भी सोचना चाहिए, चर्चाएं करनी चाहिए जी। कहीं ना कहीं इन विषय पर। जी। जी, तो ये एक मामला गंभीर है। मुकेश सहनी नाराज हैं, जी। मुकेश सहनी के नाराजगी की वजह भी है, कहीं ना कहीं मामला लॉ एंड ऑर्डर पर बिगड़ गया है। जी। संभालने की बेहद जरूरत है बिहार सरकार को। चलिए, जो दूसरा मुद्दा है हमारे पास कि कटघरे में है अब नीतीश सरकार। नीतीश सरकार कटघरे में है, उसी से रिलेटेड ये खबर है कि भाई कटघरे में आएंगे क्यों नहीं। तेजस्वी बार बार बुलेटिन जारी करते हैं और बुलेटिन जारी करने के साथ साथ वो कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा गया है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की जरूरत है। नीतीश कुमार कटघरे में आने की वजह भी है। अब सोचना नीतीश कुमार को है कि वो क्या करेंगे, क्या वो नियम कानून फिर से वही बनाएंगे, नियम कानून जिस नियम कानून पर 2005 के बाद से सरकार जो थी वो जदयू की या फिर एनडीए गठबंधन की वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, चूंकि आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी कुछ महीने पहले, जब एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं थी, तब यही सम्राट चौधरी हैं, यही विजय सिन्हा हैं जो कहते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो कोई भी माफिया, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और यहाँ तक कि डीजीपी भी ने कहा था कि हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे अपराधियों को। अब यहाँ तो उल्टा ही सब कुछ हो रहा है, अपराधी ही इनको दौड़ा दे रहे हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं, मतलब अपराधियों को पकड़ के कड़े कानून लागू किए जा रहे हैं उनके लिए कि भाई जो कटघरे में सरकार आ रही है वो कटघरे में अपराधियों को डाल देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विफलता है और इस पर मंथन करने की बेहद आवश्यकता है। अगर मंथन किया जाएगा, हर समस्या का समाधान है, इस समस्या का भी समाधान है, इसका समाधान हो सकता है। बेशक आपराधिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन कड़े कानून, नियम कानून बदलने से शायद यहाँ पर अपराधी जो पुराना पैटर्न थर थर कांपने वाला जो टाइटल रहता है मीडिया जगत के थंबनेल पे आप देखेंगे, जो डर जो था अपराधियों के मन में वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिएगा आपकी कई राजनेताओं के शरण में भी रहते हैं अपराधी, उनको उनसे उनका काम होता है, उनसे उनका काम होता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर पैटर्न चेंज नहीं होगा ना तो बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ेंगी। जी। आखिरकार तेजस्वी यादव ने साधी है चुप्पी, क्यों? तेजस्वी की चुप्पी साधने की वजह भी है। देखिए, तेजस्वी यादव में एक खासियत, अब इसे खासियत आप कहिएगा या कमी कहिएगा कि जब जब बिहार में ऐसी कोई आपदा आती है ना, विपदा आती है, तेजस्वी गायब हो जाते हैं। जब उनको एक अवसर मिलता है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कि उनको प्रखरता से अपनी बातों को रखना चाहिए, नीट पेपर का मामला हो या बिहार में पूर्व में बीपीएससी का पेपर लीक का मामला हो या कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, तेजस्वी खाली ट्वीट पे करते हैं, खाली ट्विटर पे रहते हैं, जमीन पर उतरकर क्यों नहीं इसका विरोध करते हैं वो। वैसे ही स्थिति मुकेश सहनी को तो इन्होंने लड़वाया था ना, मुकेश सहनी तो इनके पार्टनर थे, बड़े भाई कहे जाते थे, क्यों नहीं सामने आकर इन्होंने विरोध किया है। सरकार विपक्ष में बैठा कोई भी नेता प्रतिपक्ष का काम क्या होता है, सरकार की आंखों को खोलना, ध्यान आकृष्ट कराना, कमियों को उजागर करना। ये फ्रंट पे मीडिया के कैमरे पे क्यों नहीं आते जब ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। ट्वीट कर दिया, शांत हो गए। ट्वीट करने से क्या मामला सॉल्यूशन हो गया? क्या मामले ट्वीट करने से सब कुछ खत्म हो गए? अगर इतना ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में खुद को आप साबित करना चाहते हैं, विपक्ष के रूप में अगर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको फ्रंट पे आना चाहिए। फ्रंट पे आकर सब कुछ विरोध का एक तरीका होता है। हमने देखा है, ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव चुप्पी साधते हैं। बिहार में कोई भी आपदा आते हैं तो तेजस्वी सबसे पहले घर में रहते हैं और घर से ट्वीट कर देते हैं मोबाइल पर, कहते हैं चलो मेरा काम हो गया, खत्म, नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब हम जाके इसको सदन में उठाएंगे। अपना एक फॉर्मेलिटी निभा दिया। आज जरूरत है मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव खड़े रहने का। आज जाना चाहिए था उनको वहां पर, उस जगह पर जहां पर हत्या हुई है। मुकेश सहनी के साथ एयरपोर्ट से निकलते, साथ चले जाते, क्योंकि लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में उनके साथ तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मछली और संतरा खाने का समय है इनके पास में, दिखाने का समय है, लेकिन मुकेश सहनी के साथ जब खड़े होने का वक्त आया तो इनके पास समय नहीं है कि जाकर के ये खड़े हो जाए वहां पर, बातचीत करे, लोगों से मिले जुले। ये कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष की कमियां हैं। इन कमियों को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को संभालना चाहिए। राजद का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं है, वहां के जो जिला संगठन के लोग होंगे वहीं सिर्फ आपको दिखेंगे। तेजस्वी अब हो सकता है कि कल परसों में जाए,
ये भी हो सकता है, एक दिन बाद आंख खुलती है उनकी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए और एनडीए के जो तमाम जो घटक दल हैं उनकी तरफ से एक सहानुभूति दिख रही है मुकेश सहनी के प्रति। मुकेश सहनी एनडीए के ही आदमी है ना, जी। शुरू में तो एनडीए के ही रहे हैं, जी। एनडीए से उनको Z+ सिक्योरिटी भी मिला था, मुहैया कराई गई थी, कराया गया था। तो जी। आपने देखा तो अंत में घूम फिर के वो एनडीए में ही आएंगे, ये मान के चलिए 2025 के आपने तो एक बड़ा खुलासा कर दिया यहाँ पे। खुलासा क्या है, सबको ही जानता है कि मुकेश सहनी वापस अपने घर में ही आएंगे, वो एनडीए के ही नेता रहे। उनको सीट नहीं मिला, उनकी डिमांड हाई थी 2024 लोकसभा में, तो उनको नहीं दिया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से या केंद्रीय नेतृत्व की टीम से। ये तो मिल ही रहा था कि आप एक सीट पर लड़ जाइए, लेकिन उनको 3 सीटें चाहिए थी। वो 3 सीटों पर लड़े तो महागठबंधन में, लेकिन सारे कैंडिडेट आरजेडी के थे, कोई भी उनके मन मुताबिक नहीं मिला था। तो सिंपैथी तो मिलेगी ही ना, एनडीए के ही नेता है वो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस घटना के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री बड़े एक्शन मोड में आए, अधिकारियों के साथ बैठकर एक बैठक होगी, और इतने बड़े राजनेता के पिता हैं वो, और कहीं ना कहीं बेहद दुखद घटना है, तो इस पर नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। अच्छा, पटना में ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला जारी है। तो ये पटना में छापेमारी इसलिए की गई थी कि जिस तरीके से पूर्व आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक थे, उनके घर पर रेड की गई मधुबनी और जो पटना है, ये जो 2 जगहों पर। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल आपको बता देते हैं कि पूर्व विधायक हैं गुलाब यादव, उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है। झंझारपुर के पूर्व विधायक गंगापुर स्थित उनके आवास पर जो ईडी की टीम थी वो दल बल के साथ पहुंच गई, उनके पूरे घर को घेर लिया। इसके साथ एक सीनियर आईएएस अफसर थे संजीव हंस के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। संजीव हंस बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं, वो बिजली कंपनी के सीएमडी हैं। दोनों पर 8 साल पहले एक महिला से रेप का आरोप लगा था और उस वक्त दोनों सुर्खियों में आए थे। आज एक बार फिर से ईडी की रेड इन दोनों के आवास पर पड़ी है और स्थानीय लोगों की माने तो 5 बजे सुबह में ये टीम पहुंची थी और रेड को लेकर स्थानीय प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा ईडी की टीम उनके पटना और पुणे आवास पर भी सुबह में रेड करने पहुंची और ये भी चर्चा है कि गंगापुर आवास पर गुलाब यादव फिलहाल मौजूद नहीं है। उनकी पत्नी एमएलसी अंबिका गुलाब यादव और उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव से टीम पटना में पूछताछ कर रहे थे। पूरा मामला इनका ये है कि 2021 में एक महिला ने आरोप लगाया था कि आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक जो हैं गुलाब यादव उनके साथ रेप किए हैं। महिला ने कहा था कि तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का लालच देकर पटना के रुकनपुरा स्थित एक फ्लैट पर बुलाया और वहां उसके साथ रेप किया। महिला का यह भी कहना था कि गुलाब यादव ने रेप का वीडियो बना लिया। उस वीडियो के आधार पर उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था और इस पर ये पूरा मामला दर्ज होता है और पूरा मामला दर्ज होने के बाद उन पर जो है वो आज छापेमारी ताबड़तोड़ की गई है। तो उसने ये आरोप लगाया था और इस वजह से ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। जी चलिए, एक आखिरी मुद्दा है हमारे पास, डीएम को मिली बड़ी जिम्मेवारी। देखिए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 3रे फेज की इसकी शुरुआत हो रही है। बिहार में रोजगार और तमाम विषयों पर लगातार नीतीश कुमार गिरते रहते हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि जो शिक्षक बहाली फेज 1 हमने किया है वो उनकी उपलब्धि है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि जब तक हम फाइल पर साइन नहीं करते तो कौन देता नौकरी। तो अब कहीं ना कहीं रोजगार देने को लेकर के एक बार फिर से शिक्षक भर्ती की पूरी प्लानिंग मतलब हो चुकी है, सरकार ने तैयारी कर दी है और पेपर की जानकारी डीएम के मतलब देखरेख में होगी। पेपर कहाँ जा रहा है सब डीएम ही देखरेख करेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी डीएम को यहाँ पर मिली है। 3रे चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 19 से 22 जुलाई के बीच में होना है और इसको लेकर के जो बीपीएससी है, चूंकि बीपीएससी के माध्यम से ये पूरा प्रक्रिया चल रहा है, तो उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल बताया था कि ये पूरा जो मामला है वो डीएम इस पर तय करेंगे। कैसे कहेंगे तो जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि स्वच्छ और कदाचार रूप से जो परीक्षा है उसकी तैयारी की गई है, आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र के कई सेट बनेंगे, इसमें परीक्षा की तिथि के उपयोग में लाए जाने वाले सेट का चयन होगा। इसके साथ साथ परीक्षा से कुछ घंटे पहले उपलब्ध कराया जाएगा और कहीं ना कहीं इस पर पूरी जानकारी जो है वो डीएम के पास ही कहीं ना कहीं पूरा मामला उठेगा। आपको याद होगा कि परीक्षा जो है वो लीक हुआ था पेपर एक बार 16 मार्च को, जिसमें कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए डीएम को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और परीक्षा कदाचार मुक्त हो ये हम भी चाहते हैं। कई शिक्षकों के भविष्य का भी सवाल है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी डीएम को मिली चलिए, तो ये था रातों रात और आज के दिन भी इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर
बिहार की राजनीति गलियारों में हलचल बनी रहेगी। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167